पिछले कुछ दिनों से जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मसला है वो काफ़ी चर्चा का केंद्र बना है। चाहे बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जिस तरह से इस मामले को लेकर चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था और अब क्या हो रहा है। इस बात को समझते हैं। हमारे साथ में ज्ञान सर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी वरिष्ठ वकील भी हैं। और सबसे पहले सर, ज्ञान सर, मैं समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें, कई लोग उसके फेवर में भी हैं, कई लोग उसके विरोध में भी हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, आपके व्यक्तिगत तौर पे क्या आपको लगता है कि क्या हो रहा है और क्या सही होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला मेरा जो रिएक्शन है, जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने किया है वो गलत है, क्योंकि किसी को भी सुनवाई का अधिकार है और नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो आज जब इंक्वायरी चल रही है और तो उस दौरान जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी किया हुआ है और इस दौरान इस ट्रांसफ़र को अपोज करना गलत है, क्योंकि ये डिसीज़न जुडिशरी ने लिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम ने लिया है। तो ऐसे में ये जो घटना घटी है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जुडिशरी के लिए, और जुडिशरी में बार और बेंच को एक साथ समन्वय बनाकर चलना है, क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस हमें बनाए रखना है और बार को बेंच से कन्फ्लिक्ट करने से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऑलरेडी हो चुकी है। हमें पीपल की कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है। तो ऐसे में जो बार है बेंच से कन्फ्लिक्ट में ना रहे, और दूसरी जो घटनाएं, हम रेपिस्ट, मर्डरर्स सबके लिए खड़े रहते हैं। अपने जज को कैसे कंडेम अनहर्ड करें। अगर उनको ये गिल्टी पाया जाता तो ये इंक्वायरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर की है वो नहीं करते, पहली बात। दूसरी कि उनको जो ट्रांसफ़र किया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे किया गया है। अब जानते हैं जिस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होती है, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी है तो उस अधिकारी को उस डिपार्टमेंट से हटा दिया जाता है ताकि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। और ये आम आदमी का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में, इससे ये बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो अभी दिल्ली में नहीं है जहाँ पे घटना घटी, वहाँ जहाँ इंक्वायरी हो रही है उस पर वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसलिए हुआ है, ना कि वो गिल्टी हैं और आपके यहाँ एक गिल्टी आदमी को भेजा जा रहा है, आप वकील होकर उसे गिल्टी बोलेंगे तो गलत है। हमें बार और बेंच को दोनों को मिलकर अभी पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, तभी जुडिशरी में लोगों का वो उठेगा। सर, इस मामले को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो आम कई लोगों की भी बातचीत हो रही है, वहाँ से कई लोगों का जो बयान आ रहा है, और अगर कुछ वकीलों का भी, जो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, वहाँ से आ रहा है कि नहीं, अगर इस मामले में अगर कोई भी मामला सामने आता है किसी भी माननीय जज के खिलाफ या किसी ऐसे मामला आ रहा है, तो आप यहाँ रख करके उनको साइड करते हैं, उसके बाद यहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ता तो आप उनको जो भी, चाहे इस्तीफा वाली बात हो या उसको साइड करते हैं। लेकिन सीधा इस मामले में जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ और उनको इलाहाबाद भेजा गया, शायद इसी बात को लेकर विरोध स्टार्ट हुआ है। मैं इसी के लिए बोल रहा था कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस ये नहीं बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि वो यहाँ ना रहें, क्योंकि यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिस जगह पे वो बैठे हैं उसको टैम्पर कर सकते हैं, यहाँ के लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि उनके पास वर्क नहीं है अभी, बट वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। तो पब्लिक में ये होगा कि कोई जज, जब हाई कोर्ट का जज है और इन्वेस्टिगेशन कोई आदमी कर रहा है तो उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फायर डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंक्वायरी में इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आएंगे, तो उस दौरान वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज ना रहें। इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंक्वायरी में बढ़ेगा कि इसमें इम्पार्शियल इंक्वायरी हो रही है। ये सोचकर कॉलेजियम ने ट्रांसफ़र किया है, और उस सोच पे मेरा पर्सनल मानना है कि ये सही सोच है। पहली बार देखने को मिला है कॉलेजियम के द्वारा जिस तरह से तमाम लेटर्स को अपलोड किया गया, जिससे कि आम लोगों के बीच में भी एक वो भावना जाए कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी जवाब दिया जा रहा है, वो भी उस तमाम चीज़ों को अपलोड किया गया। पहली बार अपने आप में इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर किसी जज के खिलाफ अगर मामला सामने आता है, उनके खिलाफ जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होती है उसको पहली बार अपलोड किया गया, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों तरफ से देखेंगे। एक तो अभी फिर वही बात जो मैंने कहा कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण बहुत नीचे गिर गया था, तो उससे निपटने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाया गया कि ये घटनाएं, ये घटनाक्रम हुई है और हम इसमें
इम्पार्शियल इंक्वायरी कर रहे हैं, हमने ये सवाल पूछे, ये जवाब आया। तो आज के डेट में सारे जो घटनाक्रम को लेकर सारी जो कम्युनिकेशंस हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो पब्लिक के सामने रख दिया गया है। हालांकि मेरा ये मानना है कि इस स्टेज पे ऐसा करना गलत था, जस्टिस वर्मा को लेकर गलत था, क्योंकि ऐसे इन डॉक्यूमेंट्स के बाहर आ जाने के बाद उनका जुडिशियल साइड पे केसेस डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब तक कि इंक्वायरी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए चीफ जस्टिस ने उनके भी जवाब को ऐसे पब्लिक में डाल दिया है। जो दूसरी जो बात है, जो मैं पर्सनली उठाना चाहूँगा, जो ये पूरी घटनाक्रम है जिसमें मैं एज अ लॉयर, एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैं जो मानता हूँ, एक वीरास्वामी जजमेंट आया था जिसमें कि जिसके कारण बहुत सारे सवाल जो आज उठ रहे हैं उसी के कारण उठ रहे हैं। आज जो स्टोरीज़ चल रही हैं मीडिया में, तो ट्रायल आप कर सकते हैं, बट एक्चुअल ट्रायल में क्या बिना नोट के सीज़ किए क्या एक्चुअल ट्रायल हो सकता है? जो इसमें एक सवाल है कि यहाँ पे कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अब अगर मीडिया ट्रायल की बात करें और आम बोलचाल की भाषा में हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उस घर में एक सवाल उठा कि उस घर में वहाँ पे नकदी जली है, नकदी जलने के सबूत मिल रहे हैं। शुरुआती तौर पर फायर डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया ये चीज़ें, फिर बाद में इनकार कर दिया गया, वहाँ पैसा की बात ही नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया वहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। तो आज सवाल क्यों नहीं उठेगा? आम लोग भी ये जानना चाह रहे हैं। यस, सवाल मैं भी उसी पे आ रहा था। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो वीरास्वामी जजमेंट था उसको हमने गलत इंटरप्रेट किया है। वीरास्वामी जजमेंट में जजेस को इम्यूनिटी नहीं दी गई थी। उसमें ये बोला गया था कि जजेस भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर तब तक नहीं होगा जब तक चीफ जस्टिस देख ना ले, चीफ जस्टिस के पास से आदेश ना आ जाए कि ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया था कि कोई एक पुलिस वाला जाके जज को ना धमकाए कि मेरे पास ये महिला आके कंप्लेंट करे या पुरुष आके कंप्लेंट कर रहा है, मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूँगा। तो जज का इंडिपेंडेंस उससे हर्ट होगा। अगर कोई, क्योंकि सीआरपीसी में वो उसके पास पावर है, एक एसएचओ के पास पावर है, एक एसआई के पास पावर है कि एक किसी को बोले कि मैं एफआईआर कर रहा हूँ। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए वीरास्वामी जजमेंट आया था, ना कि इम्यूनिटी देने के लिए। तो अगर सही समय पे पुलिस कमिश्नर ने इस मामले का इंफॉर्मेशन चीफ जस्टिस को दिया तो चीफ जस्टिस को डिसीजन लेना था कि क्या एफआईआर होगा या नहीं होगा, क्या केस फ्रिवलस है, क्या केस जज को परेशान करने के लिए है। ये डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं लिया गया, जिसके कारण ये सवालें उठी। मैं बताता हूँ, जैसे फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि आग बुझाने जाए तो घर से कोई सामान उठा ले। पुलिस के पास भी जब तक कोई केस रजिस्टर नहीं करता वहाँ से कोई सामान सीज नहीं कर सकता था, कन्फिस्केट नहीं कर सकता था, क्योंकि पुलिस ने कोई केस नहीं किया था। अगर वहाँ से सामान उठाएगा तो चोरी होगा, डकैती होगा, क्योंकि केस तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप किस केस के तहत उसको रजिस्टर वो उठा रहे हैं। इसीलिए मामले को चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया गया और वीरास्वामी के तहत जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन नहीं लिया गया। सर, कानून जो कहता, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पे। जिस तरह से अगर देखा जाए, कानून अगर देखा जाए, इनकम जिस तरह से अगर मौके पे फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद वहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, अगर वहाँ पे ऐसा भारी मात्रा में नकदी मिला है तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस को भी चाहिए था कि वहाँ पे सबसे पहले इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स या ईडी को दे। वहाँ पे ना तो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया गया, ना ईडी को इन्फॉर्म किया गया। तो मनी वहाँ पर कहीं न कहीं उन तमाम जो सबूत थे, जो शुरुआती सबूत है, जो साक्ष्य अधिनियम भी कहता है, उस तमाम साक्ष्यों के साथ भी तो कहीं छेड़खानी हुई है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस से इन्फॉर्म किया जाता है, दिल्ली पुलिस आती और उसके बाद आने के बाद अगर वो इनकम टैक्स या ईडी को इन्फॉर्म किया जाता तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अब तो तमाम सबूत के साथ में खिलवाड़ हो चुका है। फिर यहाँ पे वही केस जो वीरास्वामी केस बता रहा हूँ मैं, उसमें लिखा है कि केस रजिस्टर तभी होगा जब चीफ जस्टिस के संज्ञान में आ जाएगा और चीफ जस्टिस उसको गो अहेड देंगे। अब देखिए, कई बार अभी इस सर्कमस्टांस को जो आप देख रहे हैं, कई बार अलग सर्कमस्टांस भी हो सकता है जहाँ की जज को गलत ढंग से या तो अपोजिशन गवर्नमेंट या कोई कंपनी फंसाना चाहे।
तो ऐसे केस में एक बार चीफ जस्टिस की स्क्रूटनी जरूरी होती है। तो ऐसे केस में जब पुलिस का जो पहला कर्तव्य था, उसने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को थ्रू प्रॉपर चैनल इन्फॉर्म किया। वहाँ से वीरास्वामी के तहत डायरेक्शन होना था। वीरास्वामी जजेस को इम्यूनिटी नहीं देता है, जस्ट एक सेफ गार्ड है कि कोई फेक केस, फ्रिवलस केस नहीं रजिस्टर हो। तो उस जगह चूक हुई, और आज जो इंक्वायरी की हम बात कर रहे हैं, ये इंक्वायरी साइड बाय साइड चलता है। आप किसी नॉर्मल केस में जाएंगे, कोई IAS समझ लीजिए मैं किसी IAS ऑफिसर के यहाँ मिलता है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक अलग चीज़ है और क्रिमिनल केस एक अलग चीज़ है। दोनों ही एक कॉज ऑफ एक्शन पे ऐसे केस में दोनों ही चलते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल केस को हमने स्टॉल कर दिया, और जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये इन हाउस प्रक्रिया चल रही है, जिसका कि कोई लॉ नहीं है। आज के डेट में इन हाउस के बाद ये अगर गिल्टी भी पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम जो आदेश हो सकता है, इनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि आप रिज़ाइन करो। ये अगर रिज़ाइन नहीं करते हैं तो चीफ जस्टिस अपने विवेक से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया नहीं है, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि आप इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करें। उसमें भी इस इंक्वायरी का कोई रोल नहीं होगा। फिर से जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत, जो कि कानून है, अभी जो है ये कानूनी जामा नहीं पहना हुआ है, तो उस कानून के तहत फिर इंक्वायरी होगी, और तब वो जब गिल्टी पाए जाएंगे तभी पॉलिटिकल रोल आता है। एक्चुअली जजेस को बचाने के लिए संविधान में ये लिखा है, जज कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर। खाली मिसबिहेवियर के लिए रहता तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के जज को वोटिंग से, जब आपके पास मेजोरिटी है, आप हटा सकते हैं। तो इसीलिए उसमें संविधान में लिखा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत पहले होगा, तभी मेजोरिटी है, तभी आप हटा सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर पूरी प्रक्रिया को आप देखें तो इन हाउस में इससे पहले भी एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के साथ हुआ था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, चीफ जस्टिस नहीं, वो सौमित्र सेन थे, तो उनको बोला कि आप रिज़ाइन करो। उसने बोला क्यों करूं, आपके पास कौन सा पावर है? सुप्रीम कोर्ट को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ओवर हाई कोर्ट्स नहीं है। किसी भी हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट एक अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये नहीं बोल सकता। तो उसने बोला कि मैं क्यों रिज़ाइन करूं। तब चीफ जस्टिस, उस समय शायद चीफ जस्टिस बालाकृष्णन थे, उन्होंने ये चिट्ठी लिखा कि मैंने इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, ये गिल्टी पाए गए, इनको हमने रिकमेंडेशन हुआ कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए। हमने इनको बोला, इन्होंने मना कर दिया, इसीलिए हम आपके पास सौंप रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जारी करें। तो उसके बाद फिर से राज्यसभा ने एक कमेटी बनाई, फिर से इंक्वायरी हुई, फिर से उस कमेटी ने उनको गिल्टी बोला। तब ये पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए गया, लेकिन वोटिंग होने से पहले उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये वोट मेरे खिलाफ हो, उन्होंने रिज़ाइन किया। तब ये कह सकते हैं सर कि जो वीरास्वामी जजमेंट है, ये बहुत सारे एक स्पेशल पावर देता है जजेस को, जिससे कि आप पूर्ण तौर पर ट्रांसपेरेंट हो, पूर्ण तौर पर एक न्याय उनको भी मिल सके। तो इसका जो एक विशेष अधिकार जो है वो वीरास्वामी जजमेंट में। वीरास्वामी जजमेंट आज के डेट में इस कंट्रोवर्सी में मेरा मानना है कि थोड़ा वीरास्वामी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया, गलत तरीके से प्रेजेंट, गलत तरीके से किया गया। वीरास्वामी जजमेंट ये नहीं कहता है कि जजेस इम्यून हैं। जजेस के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होता है, जजेस पब्लिक सर्वेंट, यही बोला गया था। जो एक सेफगार्ड दी गई थी कि कोई भी पुलिस वाला जाकर केस रजिस्टर कर ले, उसके लिए यहाँ स्क्रूटिनी होनी थी। अब जज को देखना था, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये देखना था कि क्या ये फ्रिवलस केस है क्या। तो ऐसे केस में मैं एक और पहलू पे जाऊँगा। वीरास्वामी जजमेंट के कारण एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एक आहत और हुआ है। अब इससे इस केस में एक सवाल और उठता है। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ सवाल किए थे, उसमें कुछ प्रिकॉशन दिया था, उसमें ये भी बोला था कि कौन कौन से सिक्योरिटी स्टाफ और उस समय पोस्टेड थे, ये सब भाई बताएं। उसको आप दूसरे ढंग से देखिए। हो सकता है कि ये पैसा जज का ना हो, किसी स्टाफ ने वहाँ रखा हो, इसीलिए उन्होंने लिस्ट मंगाया कि पिछले 6 महीने में कौन कौन से स्टाफ या सिक्योरिटी वाले यहाँ पोस्टेड थे। अब देखिए वीरास्वामी जजमेंट, अगर मान लीजिए जस्ट प्रिजम्पशन है कि अगर इसमें जज नहीं थे, कुछ और अन्य लोग थे जिन्होंने देखा कि घर का जज का घर सेफ हाउस है, यहीं पे पैसा मैं अपना रख देता हूँ, उन्होंने रख दिया,
उसको भी प्रोटेक्शन मिल गया वीरास्वामी से, क्योंकि आज तो साक्ष्य सारे वीरास्वामी के कारण आपने एफआईआर नहीं होने दिया। पुलिस के पास पावर नहीं था उसको सीज करने का, पुलिस उठाएगी तो वो चोरी हो जाएगा। अगर पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया तो किस आधार पे वो उठाएंगे। तो आज के डेट में मान लीजिए, मैं प्रिजम्पशन पे हूँ कि इस ऐसे केसेस भी आएंगे जहाँ वीरास्वामी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, जहाँ की मे भी इसमें कुछ लोगों ने सोचा होगा, कोई भी स्टाफ की ये जगह सेफ है, यहाँ तो कोई आएगा नहीं, मैं यहाँ रख देता हूँ अपना पैसा, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी थी, उनके खिलाफ एफआईआर अननोन पर्सन के खिलाफ होनी चाहिए थी। तो अननोन पर्सन के बाद वो इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता कि किसका है, तो वो भी आज के डेट में केस रजिस्टर नहीं हुआ। निश्चित तौर पे बहुत ही विस्तार से और जिस तरीके से इन्होंने बताया वीरास्वामी जजमेंट की अगर बात करें, इस पूरे मामले में अगर बात करें, तो इन्होंने अपने तरफ से जो एक अपनी व्यक्तिगत अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि जजमेंट को किस तरह से बकायदा यहाँ पर कई जगहों पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इस मामले में क्या होना चाहिए, तफ्तीश का आधार क्या होना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का आधार आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इस मामले पर न्याय प्रणाली से जुड़े हुए तमाम मसलों को विस्तार से आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।